हाय दिस इज मोनिका बेदी। और बच्चों, आज की डेट में सबसे ज्यादा घबराहट, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ सीखे हुए हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमने अब तक जो भी किया है ना वो रफ वर्क के फॉर्म में किया है। क्वेश्चन को रफ में सॉल्व करते हैं और एबीसीडी में से एक आंसर जो है वो टिक लगाते हैं। लेकिन अब स्ट्रेस की वजह यह है कि जब आंसर लिखने पड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे, क्या ढंग से प्रेजेंटेशन कर पाएंगे भी कि नहीं, सब चीजें जानते हुए भी क्या हमारे मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे। तो बच्चों, मैं तुम्हें भरोसा दिलवाती हूं कि तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। सिर्फ कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूं, उनको तुम्हें बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। एंड आई एम डैम श्योर कि जो चीज तुमने पढ़ा है, हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक जिसमें तुमने थोड़ा भी एफर्ट डाला है, उसमें से तुम मैक्सिमम आउटपुट निकाल के लाने वाले हो। चलो मैं स्टार्ट करती हूं। सबसे पहले बेटा, आपको सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, तो आपको रीडिंग का टाइम दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना जरूरी है। अभी तुम्हें लगेगा मैम नॉर्मल सी तो बात है, इसमें क्या खास बात बता रहे हो, लेकिन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम क्या करते हैं, छोटी सी सिली मिस्टेक, छोटा सा नजरअंदाज किसी चीज को कर दिया, जानते हुए भी अपने नंबर गवा बैठते हैं। तो बेटा, रीड ऑल द क्वेश्चंस इन अ फोकस्ड मैनर, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, यू शुड रीड इट वेरी केयरफुली। सेकेंडली, ट्राई टू फॉलो द सेम सीक्वेंस इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है जिसमें सवाल पूछे गए हैं। अगर आप एक दफा सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 करते हो, दूसरे दफा आई मीन क्वेश्चन नंबर 6 या 8 या 9 कुछ भी करते हो, फिर सेक्शन सी का कोई सवाल उसका पार्ट उठा लेते हो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिस सीक्वेंस में पेपर सेट होता है, अगर आप उसी सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको एक एडेड एडवांटेज मिलती है, क्योंकि आप टीचर पे ये इंप्रेशन छोड़ पाते हो कि आप किसी भी सीक्वेंस में पूछ लो, हमें पेपर आता है। इनकेस अगर आपको पेपर नहीं आता है, जैसा नहीं होगा, इस तरीके की कोई चीज नहीं होने वाली, तब आप हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सीक्वेंस में, बट मच मॉडिफिकेशन इन द सीक्वेंस इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। उसके अलावा राइट क्वेश्चन नंबर या पार्ट या सेक्शन नंबर प्रॉपरली। एक चीज का तुमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और वो चीज क्या है, तुमको सवाल नंबर, पार्ट नंबर या सेक्शन नंबर बिल्कुल प्रॉपरली रीड आई मीन राइट करना है। ये नहीं कि आप लिखना ही भूल गए। जितने भी आपके सेक्शंस हैं जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ABCD, ठीक है, आपको प्रॉपरली थोड़ा सा बड़ी हैंड राइटिंग करके, फॉन्ट बड़ा करके वो सेक्शन डालना है और फिर उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके अलावा जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो जब आप सवाल बदलते, देखो सवाल के सब पार्ट्स भी आते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर है, उसके 1 2 3 3 नंबर में तो ये होता ही है, 3 मार्कर्स में तो ये होता ही है, कहने को ये 33 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की गिनती करो तो 50 के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो सब पार्ट्स भी आते हैं। तो बेटा, वेरियस सब पार्ट्स में आप एक एक लाइन का अंतर डालें, लेकिन यदि क्वेश्चन बदल रहा हो तो 2 लाइन का अंतर डालें, नॉट मोर नॉट लेट्स। इससे क्या होगा, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो नीट नजर आएगा, टीचर को आंसर ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी, और जब टीचर तकलीफ नहीं होगी ना टीचर को, तो मैं भी तकलीफ नहीं देगा, ठीक है। आगे प्रोसीड करती हूँ। हैंडराइटिंग नीट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि कोई हैंडराइटिंग कंपटीशन जीतना है, मैं ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रही, मैं नीट की बात कर रही हूँ। और ये हर एक स्टूडेंट के बस में होता है कि वो नीटली लिखे, ठीक है। हमेशा हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर, मतलब नीडलेस टू मेंशन। अगर किसी सवाल में तुम्हें लग रहा है कि यार ये ऐसा पॉइंट है, इससे मुझे नंबर मिल जाएंगे, तो आपको वो जरूर हाईलाइट करना है। सपोज किसी जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर जब वो पूछते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का फर्क क्यों है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो एक पर्टिकुलर जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ना आंसर का, उसको आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, ताकि टीचर उसी को पढ़ के आपको नंबर दे दे। याद रखिए, आप जितना समय एग्जामिनर का बचाएंगे इन चेकिंग कॉपीज, वो उतना इंप्रेस होकर आपको बढ़िया नंबर देगा। कई नंबर कट भी रहोगे ना, 1/4 याद नहीं काटेगा। ये बहुत सही चीज होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऑलवेज हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम हाईलाइटिंग इट टू, ठीक है। इस पॉइंट को भी मैं हाईलाइट कर रही हूं ताकि तुम हाईलाइट करना भूल नहीं जाओ। आगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ शुड बी इन योर आंसर। सपोज उसने लॉ पूछ लिया कि भैया कोलोरॉस लॉ बताओ, या फिर चलो हेनरीज लॉ बताओ, चलो फिर राउल्ट्स लॉ बताओ, तो सिर्फ लॉ लिखा काम खत्म, ऐसे नहीं, ठीक है। लॉ के साथ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन साथ में लिख दीजिए फोकट में, ठीक है। यूं नहीं कि आप वेट कर रहे, नहीं उसने तो मैथमेटिकल पूछा नहीं था। हेनरीज लॉ पूछा है तो P = KHX भी एक प्रॉपर बॉक्स में बंद करके आपको लिखना ही लिखना है। डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट, ठीक है। डिफरेंस अगर किसी चीज में पूछा, लेटर से उसने ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस पूछा है, तो एक लाइन खींच के प्रॉपर 1 1 2 2 3 3, ये आप जितना नीटली करेंगे, आप टीचर पे उतनी अच्छी इंप्रेशन छोड़ पाएंगे। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही जिनको आता ही नहीं, इसलिए वो ज्यादा गचड़ मचड़ करके कर देते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगी, देखो हमें कितना आता है। मैं आपसे इसलिए इतनी बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको चीजें आती हैं, ठीक है। लेकिन आती हुई चीजों को बैड प्रेजेंटेशन की वजह से आप मार्क्स नहीं गवा बैठे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा ट्राई टू कीप आंसर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। यूं नहीं कि अपन ने तो पूरा मतलब अपनी मतलब सब कुछ लिख दिया, केमिस्ट्री का पेपर को हिस्ट्री का पेपर बना दिया, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, उतना ही अच्छा इंपैक्ट आप एग्जामिनर पे छोड़ेंगे। टू द पॉइंट में आपको बहुत शॉर्टन भी नहीं करना, लेकिन कई बच्चे दिशा भ्रमित होकर जबरदस्ती आंसर्स को बहुत लॉन्ग लेंथ कर देते हैं, वो हमको नहीं करना, ठीक है। रफ वर्क के लिए सेपरेट कॉलम बनाएं या अलग से करें, रफ वर्क को फेयर के साथ मिक्स नहीं करें। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है ऊपर खाली जगह देगी, यहाँ कैलकुलेशन कर दिया, यहाँ कैलकुलेशन कर दिया, यहाँ कैलकुलेशन कर दिया। इससे एग्जामिनर पे बहुत गलत छाप छूटती है, बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है, और आपके कई सही सवालों में भी वो आपसे डिसइंप्रेस्ड होने के कारण आपके नंबर काट सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी खास तौर पर ध्यान रखें। न्यूमेरिकल्स करते वक्त हमेशा आप फॉर्मूले से स्टार्ट करें, आपको हैबिट नहीं होती है इस चीज़ की, आप फॉर्मुला नहीं लिखते हैं। अगर आपको फॉर्मुला बहुत ही अच्छा आता है तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं, बेटा स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड्स में, इसलिए आप फॉर्मूले से स्टार्ट करें, फिर फॉर्मुलाज में क्वेश्चन में से वैल्यूज पुट करें, फिर उसका सॉल्यूशन आप लिखें,
बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, क्योंकि कहीं किसी मुकाम पे आपका कुछ सिली मिस्टेक हो जाए तो एटलीस्ट आपकी स्टेप मार्किंग से आपके नंबर बच जाए, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख देते हैं और आप गलत कैलकुलेशन करते हैं, आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 0 नंबर मिल जाएंगे। तो इससे बेहतर है ना आप नंबर बचा लें। आपने फॉर्मुला लिखा, आधा नंबर मिल गया, आपने वैल्यूज डाली, आधा नंबर मिल गया, कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिया तो चलो एक ही कटा ना, 1 नंबर तो मिल गया। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको वैल्यूएबल पॉइंट को हाईलाइट करना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से सपोज वो पूछे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ऑर्थो का कम है। क्यों कम है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाईलाइट दैट कीवर्ड, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो एज टू गेट द मार्क्स। नेम रिएक्शंस की बात करें तो नेम रिएक्शन, कई बच्चे सिर्फ नेम रिएक्शन लिख देते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं लिखते। आप रिएक्शन को भी नीटली लिखिए और 2-3 लाइन की थ्योरी भी लिखिए। ज्यादा कुछ नहीं आता तो ये लिख दीजिए, दिस रिएक्ट विद दिस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस टू फॉर्म दिस। इससे भी आपके बहुत अच्छे नंबर बन जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा प्रॉपर्ली लेबल करनी है, ठीक है। ऐसी नेम रिएक्शन नहीं लिखनी कि आपने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाए, रिएजेंट लिखें, प्रोडक्ट बनाए, खत्म। आपका रिएक्टेंट क्या है वो भी आपको इंडिकेट करना है। प्रोडक्ट क्या है, आईयूपीएसी नेम या कॉमन नेम, आपको जो भी पता हो उसके थ्रू आप उसको इंडिकेट कीजिए। आई होप इट इज वेल अंडरस्टूड बाय यू कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि व्हेनेवर यू राइट अ नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन लिखते वक्त जैसे आपने टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो आपने टोलुइन का स्ट्रक्चर बना दिया पर उसको लेबल नहीं किया कि ये टोलुइन है। आपने बेंजल्डिहाइड बना दिया पर उसको लेबल नहीं किया ये बेंजल्डिहाइड है, तो ये गलत है। आपको 100 on 100 का टारगेट बनाना है, तो छोटी छोटी ये जो कमियां हैं ये भी आपको पेपर में नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली लेबल होना चाहिए। उसके अलावा रिएजेंट्स प्रॉपर्ली एक्सप्रेस होने चाहिए। कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे जो हैं वो जल्दबाजी में रिएजेंट्स ठीक से नहीं लिखते। जहां टेंपरेचर की जरूरत है वहां टेंपरेचर मेंशन नहीं करते हैं। तो प्लीज बी केयरफुल। जैसे कि सपोज डायजोटाइजेशन होता है वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यदि आप भूल गए तो फिर उसमें आपके मार्क्स जा भी सकते हैं, चाहे आधा नंबर कटेगा बट कटेगा। तो जहां टेंपरेचर लिखने लिखिए, पूरा प्रॉपर एरो लगा करके, जो कन्वर्जन्स में ऐसे करके हम एरो लगाते हैं उसके ऊपर रिएजेंट्स प्रॉपर्ली लिखिए, टेंपरेचर अगर है तो प्रॉपर्ली लिखिए, ठीक है। एंड एट लास्ट डोंट पैनिक। मैंने जो ये पॉइंट्स बताए हैं बच्चों, अगर तुमने इन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया, इन पॉइंट्स को समझ लिया तो, और तुम्हें चीजें अगर आती हैं, ठीक है, तो 100 में से 100 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। इस बात का विश्वास करो। और अब इस वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो अपने उन लव्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ। वैसे मैं कहना हमारे फ्रेंड्स हमारे लव्ड वंस नहीं है, वी आर ह्यूमंस, वी आर सोशल एनिमल। हम लोग को इस धरती पे आए हैं तो मदद करने आए हैं सबकी, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो की जरूरत अभी बहुत सारे बच्चों को है। चीजें बच्चों को आती हैं फिर भी प्रेजेंटेशन स्किल्स मिस करके वो अपने मार्क्स गवा सकते हैं। तो बच्चों इस चीज में आप कंट्रीब्यूट करो कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ मेंशन करना रह गया है मेरा, मैं बता देती हूँ बेटा। एक काम ये करना, तुम लोग ना ये गूगल पे जाना, ठीक है, और यहाँ पे मॉडल आंसर शीट करके लिख देना, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, सीबीएसई मॉडल आंसर शीट। सीबीएसई मॉडल आंसर शीट लिखोगे तो ये लिंक उसको ओपन करना। ओपन करके जैसे तुम 2023 के ये खोलना चाहते हो क्लास 12, ठीक है। फिर उसके बाद ये जैसे तुम केमिस्ट्री पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये देखो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, पेपर खुल जाएगा। इसका प्रिंट थोड़ा लाइट है बट यहाँ तुम ये चेक कर सकते हो कि जो टॉपर्स होते हैं वो किस तरीके से करते हैं। जैसे देखो आइडियल एंड नॉन आइडियल में डिफरेंस आया है तो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है 1 2 3 लगा करके। जैसे इसने 2 डिफरेंस लिखे हैं तो 2 डिफरेंस के बीच में लाइन भी छोड़ी है, बीच में भी लाइन खींची है। तो इस तरीके से टीचर के लिए चेकिंग बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है। हर पहले फॉर्मूला लिखा फिर वैल्यूज लगाई है, ठीक है। तो ये आप स्क्रॉल करके एक दफा जरूर देखें कि टॉपर्स लोग कैसे आंसर प्रेजेंट करते हैं। ये वो बच्चों की आंसर शीट होती है जिनके 100 में से 100 नंबर होते हैं। तो इसको आप जरूर खोल करके देखें, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूंगी, और वीडियो एंड करने के अलावा से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोगों का फिनाले एक्स बैच ऑलरेडी चल रहा है, जहां आपको 250 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलती हैं, 200 से ज्यादा थ्योरी लेक्चर्स मिल रहे हैं, डीपीपीज मिल रही हैं, एफपीपीज मिल रही हैं, एक्सपीपीज मिल रही है, ढेर सारा प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है, प्रेडिक्टिव पेपर की एक्सेस मिल रही है। तो अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ना चाहते हैं और फिर एडवांस में भी फोड़ना चाहते हैं तो फिनाले एक्स बैच का पार्ट बनिए। और जेईई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए विश्वास बैच ऑलरेडी चालू है, आप उसका जरूर पार्ट बनिए। 11th का भी सिलेबस चल रहा है क्योंकि हमें लगता है कि 11th बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं है, और इस मोमेंट पर अगर डिसाइड किया है कि अब हम जेईई की तैयारी करेंगे तो डोंट वरी, वी आर देयर विद यू, ठीक है। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आप हो तो हमें लव यू ऑल।